जेएनयू में विवादित नारे को लेकर विवाद बढ़ गया है। मामले को गंभीर मानते हुए जेएनयू प्रशासन ने इस मामले में नारेबाजी करने वाले स्टूडेंट्स की पहचान कर ली है और दिल्ली पुलिस को लिखित तौर पर शिकायत सौंपी गई है। शिकायत की कॉपी में कई स्टूडेंट्स के नाम शामिल किए गए हैं। जेएनयू की शिकायत में पूरे घटनाक्रम का विस्तार से जिक्र किया गया है। शिकायत के मुताबिक जेएनयू परिसर में हुए एक कार्यक्रम के दौरान यह घटना सामने आई और इस दौरान मौके पर करीब 30 से 35 छात्र मौजूद थे। लिखित शिकायत में जिन प्रमुख छात्रों की पहचान की गई है उनमें अदिति मिश्रा, गोपिका बाबू, सुनील यादव, दानिश अली, साद अजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पाकिजा खान और शुभम समेत दूसरे छात्र भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जेएनयू एक बार फिर से सुलग उठा है। कल देर रात जेएनयू में एक बार फिर से कैंपस में वही पुराना आक्रोश देखने को मिला। साबरमती हॉस्टल के बाहर भारी हंगामा हुआ। जेएनयू छात्र संघ और वामपंथी संगठनों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया और कैंपस में न्याय दो, रिहाई दो के नारे गूंजते दिखाई दिए। दरअसल ये नारे बता दें कि कल देर रात सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार के खिलाफ लग रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद और शर्जील इमाम के जेल से रिहाई के लिए ये नारे लगते हुए नजर आ रहे थे। दिल्ली की 2020 की वो तस्वीरें आप सबको याद होगी जब सीए के विरोध में कुछ छात्र सड़कों पर उतरे थे। भारी हंगामा हुआ था, कई मौतें हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच 2020 की हम बात कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में दंगों की शुरुआत हुई थी, सीए के विरोध से जुड़ी थी। शाहीन बाग समेत दिल्ली के कई इलाकों में लंबे समय से प्रदर्शन चल रहे थे। 23 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास सीए समर्थक और विरोधी गुट आमने सामने आ गए थे। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़े थे और हिंसा भड़क उठी थी। जाफराबाद, मौजपुर, भजनपुरा, चांदबाग, करावल नगर, गोकुलपुरी, खजूरी खास, तमाम इन इलाकों में हिंसा बहुत बुरी तरह से भड़की थी। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और कई लोगों की जान गई थी। सरकारी संपत्ति के साथ साथ निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा था और उसी के विरोध में कल एक बार फिर से जेएनयू में वही हालात दिखाई दिए हैं। नारों में उमर खालिद की रिहाई की मांग की जा रही है। उन्हीं नारों में शर्जील इमाम की रिहाई की बात की जा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था दिल्ली दंगों में 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया था, लेकिन 2 आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम, इन्हें कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी। इनकी जमानत अर्जी को ठुकरा दिया गया था, खारिज कर दिया गया था और उसी को लेकर एक बार फिर से ये आक्रोश उठता हुआ जेएनयू में दिखाई दिया और प्रदर्शन पिछली बार जो हुआ था एक बार फिर से वही तस्वीरें कहीं ना कहीं सामने आ रही है और उनकी उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई को लेकर ये नारे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली दंगों से जुड़ी ये बड़ी खबर, उसी को लेकर एक बार फिर से जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हुआ। ये तस्वीरें सामने आई और एक बार फिर से माहौल बिगड़ने का डर है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। एक बार फिर से आपको नाम बता देते हैं। दिल्ली दंगों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया था, जिसके बाद पूर्व लॉ मिनिस्टर के बारे में भी उन्होंने भी कल एक बयान दिया था। उन्होंने भी कहा था कि कुछ पर्याप्त सबूतों के आधार पर ही ये फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और जजमेंट भी अच्छी खासी तैयार की गई है और उस जजमेंट के आधार पर ही 5 आरोपियों को रिहा कर दिया गया था। उमर खालिद और शर्जील इमाम को रिहाई नहीं मिली थी और उसी के चलते, उसी के विरोध में उनको रिहाई न मिलने की बात के बाद एक बार फिर से ये तस्वीरें जेएनयू से देखने को सामने मिली। पुलिस जो है वो जेएनयू के बाहर पहुंच गई है कि अगर प्रशासन की तरफ से शिकायत नहीं होती है तो सुमोटो लेते हुए ये पुलिस कैंपस के अंदर जाएगी और पूरे मामले की जांच करेगी। और क्योंकि जिस तरीके से कल ये जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जो वामपंथी दल है उसकी तरफ से दानिश जो कि सेक्रेटरी हैं, उसके साथ जॉइंट सेक्रेटरी सुनील यादव थे और एक गौरी नाम की छात्रा थी। तो इन लोगों को जो वीडियो में उनको देखा भी जा सकता है, उसके साथ उनके झंडे भी नजर आ रहे हैं और एबीवीपी के स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ। गौरव जो कि कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करेंगे। गौरव, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और अब आगे क्या होने वाला है? जी मैम, सबसे पहले आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया था। उस फैसले में शर्जील इमाम और उमर खालिद को जो बेल की अर्जी दी गई थी वो खारिज की गई। उसी का विरोध करते हुए ये लोग साबरमती ढाबा पे एकत्रित होते हैं
और वहाँ पर ना सिर्फ आरएसएस और एबीवीपी के विरोध में ये नारे लगाते हैं, जो कि समझ में आता है, चलो तुम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत तुम जो है ये करते हो, परंतु उसके बाद हमारी देश की जो अखंडता संप्रभुता को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हुए ये आह्वान करते हैं दफनाने का, ये अपने तरह तरह के नारे देते हैं गृह मंत्री के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए, जो बहुत ही आपको बता दें कि इन विवादित नारों पर जेएनयू ने एक औपचारिक बयान भी जारी किया है। जेएनयू प्रशासन ने साबरमती परिसर में हुए हालिया विरोध प्रदर्शन पर कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कहा है कि कल ये जो प्रदर्शन हुआ है उसके दौरान जेएनयू से जुड़े छात्रों द्वारा लगाए गए विवादित और भड़काऊ नारों को गंभीर इन पर संज्ञान लिया गया। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक असहमति और इस तरह के भाषण के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल विश्वविद्यालय की आचार संहिता का उल्लंघन करती है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा कर सकती हैं और विश्वविद्यालय शांति बनाए रखने के लिए अब सख्त कदम उठा रहा है। देर रात की तस्वीरें हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये प्रदर्शन देखने को मिला है। एक बार फिर से आक्रोश दिखाई दे रहा है जेएनयू में और एक बार फिर से कुछ शरारती तत्व कहें या जो भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कुछ संगठन इन बच्चों के विद्यार्थी एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम ये दो आरोपी थे जिन्हें दिल्ली दंगों में के मामले में कल जमानत नहीं मिली थी। जमानत याचिका इनकी खारिज कर दी गई थी, लेकिन इनके अलावा 5 और आरोपी थे, उन्हें रिहा कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि पर्याप्त सबूत उन 5 आरोपियों के खिलाफ नहीं थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें जमानत दे दी गई है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद इन्हें अभी जमानत याचिका जो है इनकी वो खारिज कर दी गई थी। उसी के रिहाई की मांग करते हुए ये तस्वीरें सामने आई है जेएनयू से। उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई को लेकर ये नारे, सरकार विरोधी नारे, देश विरोधी नारे एक बार फिर से जेएनयू में लगे। पीएम और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। देर रात का मामला है। लेफ्ट के छात्रों पर नारेबाजी का आरोप है। 30 से 35 विद्यार्थी बताया जा रहा है कि इसमें शामिल है। नारेबाजी करने वालों में कि छात्रों की पहचान भी कर ली गई है और दिल्ली पुलिस को लिखित तौर पर शिकायत भी इस मामले में सौंप दी गई है। जेएनयू परिसर में देर रात ये विवादित नारे लगे थे। एक बार फिर से आपको नाम बताते हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम ये 2 आरोपी थे जिन्हें कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं मिली थी और इन्हीं विद्यार्थियों का कहना है कि इन्हें जमानत नहीं मिली। हालांकि विद्यार्थियों ने सरकार को पक्षधर माना है इस मामले में, लेकिन ये कितना सही है, सबसे बड़ा सवाल है। विकास पटेल एबीवीपी स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी जेएनयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, ये जो हुआ है कल रात और जिस तरीके से नारे लगे हैं, एक बताया जा रहा है कि कोई कार्यक्रम चल रहा था। सबसे पहले तो उसी के बारे में जानकारी दे दीजिए कि ये कोई कार्यक्रम पहले से डिसाइडेड था कि होना है या इसी कोई ऐसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। विकास, देखिए, साबरमती हॉस्टल में पिछले साल जब 2020 में 5 जनवरी को एक घटना हुई थी जिसमें कुछ वामपंथी संगठन के लोगों ने वहां पे अटैक किया था और वहां पे छात्रावास को तोड़ा था। उसी को याद करते हुए जेएनयू के लोग उसी बहाने वहां पे एकत्रित हुए थे और वहां पे जो अभी उमर खालिद और शर्जील इमाम का जो बेल जो पिटीशन है वो रिजेक्ट हुआ है, उसी को लेके वहां पे नारेबाजी शुरू हुई और नारेबाजी के दौरान ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारे अंदर आप किसी विचार का, किसी चीज का आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ इस तरीके के आपत्तिजनक नारे जो लगाए हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो संविधान के माध्यम से लोगों के द्वारा चुन के आते हैं। उनपे इस तरह के नारे लगाना कहीं ना कहीं इससे हम कहीं ना कहीं कैंपस का भी नाम खराब कर रहे हैं और साथ में हम देश के लोगों का जो मैंडेट है उस पर भी सवाल कर रहे हैं। और जो पूरी प्रक्रिया है इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का रोल है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट किया है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले इसी तरह का एक नैरेटिव चलाया गया जहाँ पे देखा होगा कि अब न्यूयॉर्क के जो मेयर है वो सवाल करते हैं कि इस तरह का जो उमर खालिद शर्जील इमाम है इन पे ट्रायल नहीं हो रहा है, जबकि ये कहीं ना कहीं गलत है। आपने देखा होगा कि पिछले आपने खबर में देखा होगा कि कपिल सिब्बल जो था अपना पिटीशन किस तरीके से वापस लेते हैं और इस बार
इस पर ट्रायल उनका हुआ और ट्रायल के बेसिस पे ही प्राइमा फेसिया जो एविडेंसेस मिले उसके बेसिस पे कोर्ट ने कहा है कि इनको बेल दिया नहीं जा सकता। ठीक है। अंजलि, आयशा सेक्रेटरी भी हमारे साथ जेएनयू से जुड़ी हुई हैं। अंजलि जी, आपने सुना विकास जी ने क्या कहा, लेकिन ये जो हालात कल पैदा हुए देर रात, उसके बाद से सरकार को इस पूरे मामले में पक्षधर मानना कितना सही है? सेंटर में आप देख रहे हैं सरकार, तब से आप आंकड़े उठा लीजिए जिस तरह से देश में पढ़ने वाले, लड़ने वाले, बोलने वाले, पढ़ाने वाले लोगों को आज जेलों के भीतर बंद किया हुआ है। आप देखेंगे इसी ट्रायल के बिना जो पनिशमेंट दिया जाता है उसी में जीएन साई बाबा की जान चली जाती है। 10 साल तक उनको जेल में रखा जाता है। 90% डिसेबल्ड व्यक्ति को जेल में रखा जाता है। उसके बाद 10 साल बाद उनकी रिहाई होती है। कहा जाता है कि अरे गलती हो गई, ये तो निर्दोष थे, और निकलने के 2 से ढाई महीने के अंदर उनका देहांत हो जाता है। तो ये किसी तरह का डेथ नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। अभी भी हम देखते हैं कि तमाम वो लोग जिनको कल रिहाई, जिसके लिए हम बहुत खुश भी हैं, मीरान हैदर हो, गुलसिशा हो, खालिद सैफी हो, पर इनके जिंदगी के 5.5 साल, 6.5 साल कौन इनको वापस देगा? हनी बाबू की रिहाई होती है 5.5 साल बाद। तो इतने एक साजिश के तहत उन लोगों को चाहे आइडियोलॉजी के बेसिस पे, चाहे आइडेंटिटी के बेसिस पे एक तरफा टारगेट किया जा रहा है। और इसमें सबसे आसान टारगेट जिन 2 साथियों की रिहाई नहीं हुई है, उमर खालिद और शर्जील इमाम है। इसीलिए स्टेट के लिए स्केपगोट बनाकर इनको अभी तक इन पे अटैक करना बहुत आसान है। जी विकास जी, आपने सुनी अंजलि जी की बात, कह रहे हैं कि कुछ साल ऐसे निकल जाते हैं, आरोप तय नहीं हो पाते हैं, उसके बाद क्या जवाब देंगे आप? देखिए, सबने देखा होगा कि शर्जील इमाम का जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सीए प्रोटेस्ट के दौरान उसने एक जो प्रोएक्टिव नारे लगाए गए, जहाँ पे वो उसने बोला कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को वो कट कर देगा। वो उन्होंने बोला कि सारी फटरियों पे मवाद भर दो, वहाँ इंडियन आर्मी को मत जाने दो। तो इस तरह का जो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, जहाँ पे वो लोगों को भड़काने का प्रयास करता है और प्रोटेस्ट के माध्यम से अपना एक माइंडसेट दिखाता है कि किस तरीके से वो एंटी इंडिया काम करने का प्रयास करता है। इसी तरीके से आप देखेंगे उमर खालिद का जो रोल रहा है, वो 2016 में जेएनयू में जो नारे लगे उसमें भी उसका रोल था। उसके बाद जो प्रोटेस्ट के दौरान जो दिल्ली में दंगे हुए थे, जाफराबाद में, सीलमपुर में, शाहीन बाग में जब हुए थे, जहाँ 53 से ज्यादा लोग की डेथ हुई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल थे, और उसमें जो हमारे आईबी के एक अंकित शर्मा जी थे, उनकी डेथ हुई थी। ऐसे बहुत सारे लोगों के मौत की जिम्मेदार ये उमर खालिद जैसे लोग हैं जो वहाँ पे लोगों को भड़काते हैं। वो अपने उससे पहले जनवरी में उन्होंने मीटिंग की, वहाँ पे लोगों को बोला कि आप ईंट पत्थर इकट्ठा करिए, आप चिली पाउडर इकट्ठा करिए, आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। इस तरह से लोगों को भड़काने का काम किया। उसको उसी प्राइमा फेसिया बेसिस पे उसने जो बेल है उसको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, अंजलि जी जवाब दीजिए। देखिए, कह रहे हैं कि उमर खालिद भी पहले से भी मौजूद हैं इस तरह की गतिविधियों में। देखिए, ये तो एकदम व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली बात है और बात बहुत साफ है। 40 सेकंड की वीडियो की बात मत करिए। उमर खालिद की अमरावती की स्पीच जो कि 17 मिनट की वीडियो है, जहाँ पे वो अमन शांति का पैगाम दे रहे हैं, गांधी के रास्ते पे चलने की बात कर रहे हैं। साफ तौर से वो पूरी वीडियो सुनेंगे तो उनमें बार बार कहेंगे हम पत्थर नहीं उठाएंगे, हम पत्थर नहीं उठाएंगे, हर चीज का जवाब हम संविधान हाथ में लेकर देंगे। पूरे स्पीच में इसका बयान है। शर्जील इमाम की रही बात, तो एक हिस्ट्री का स्कॉलर बार बार अगर हिस्ट्री की पुराने आंदोलनों का रेफरेंस देखिए, ये बात कहता है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम चक्का जाम करेंगे। इस देश में किसानों ने चक्का जाम का मॉडल दिया, जिसके बाद कृषि कानून वापस लेने पड़ते हैं। ये देश आजादी पाता है आंदोलन के दम पे। तो ये आज जो सरकार बैठ के ये तय कर रही है कि कैसे, किस तरह से इस देश का युवा सोचेगा, क्या पढ़ेगा, क्या हम किस तरह के लोग हमारी यूनिवर्सिटीज में रिक्रूट होंगे, सरकारें कैसी चलेंगी, ये एक तरफा प्रोपेगेंडा है। और प्रोपेगेंडा की बात तो ठीक है अंजलि जी, लेकिन ये बताइए, अगर जेएनयू में देश के चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ अगर इस तरह के नारे लगेंगे और ऐसी बातें कही जाएंगी कि कब्र खुदेंगी, तो ये कितना उचित मानती हैं आप? उचित, आप जाइए, आप देखिए जिस तरह के भाजपा के नेता है जहाँ पर कब्र खुदेगी और ये सब, तो देखिए यार 2016 के बाद ही सब साबित हो रखा है। अगर ये सही में था, 17,500 पेजेस का फाइल इन लोगों के ऊपर बनाया गया है, जो कि एकदम एक कोशिश है कि एविडेंस के लेवल पे एक बॉक्स कर दीजिए। 700 बयान की पेशी हुई है, कहा गया है 700 विटनेसेस हैं। हर हफ्ते रिपोर्ट 2-2 विटनेस सुनेगी तो 6 से 10 साल तो ऐसे ही लग जाएगा। तो सोची समझी साजिश के तहत इनके केस को भी बनाया गया है। रही दूसरी तरफ
कि देश के हित में सोचने वाले लोगों को कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा का नाम भी जानना चाहिए। ये सारे सवाल जवाब तो ठीक है अंजलि जी, लेकिन आप ये बयान के बारे में बताइए ना। अगर आप अपना पक्ष रख सकती हैं तो आप एक संवैधानिक कुर्सी और ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ क्या गृह मंत्रालय, गृह मंत्री के खिलाफ क्या इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना उचित मानती हैं? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। इस तरह के शब्द, ये कब्र जो नारे लगे हैं आप उनसे वाकिफ नहीं है? बिल्कुल मनुवाद के खिलाफ जो नारे लगे हैं, वो मनुवाद जो कहता है कि अगर वेद का उच्चारण कोई पिछली जाति का व्यक्ति सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डालो। वो मनुस्मृति जो कहता है कि महिलाओं को किसी भी तरह से आजादी का हक नहीं है, कभी पिता, कभी भाई, कभी बेटा, कभी उनका पति उनका देखभाल करेगा, उनको स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। उस मनुवाद और उस मनुस्मृति की अगर खुदने की या उस मनुस्मृति को खत्म करने की बात अगर, चलिए ठीक है, आप उमर खालिद और शर्जील इमाम को प्रोटेक्ट आप मनुस्मृति से नहीं कर सकती हैं। मनुस्मृति आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी है, सबने पढ़ी है। लेकिन विकास जी, एक तो ये मना कर रही है कि नारे नहीं लगे हैं, लेकिन अगर आपको भी अंजलि जी सुनने तो हम सुनवा भी देते हैं। ठीक है अंजलि जी, सुना आपने जिसको आप प्रोटेक्ट कर रही थी, ये नारे तो इसी तरीके से दे दिए गए हैं और कैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो भी आपके सामने। कैसी भाषा है? अगर आज इस देश में खुलेआम दलित होना, आदिवासी होना, मुस्लिम होना जुर्म है और उस जुर्म के खिलाफ अगर नारे लग रहे हैं, किस भाषा का बात कर रहे हैं? सरकार देश नहीं है ना, भाजपा देश नहीं है, भाजपा भारत, भाजपा इंडिया नहीं है। आप आरोपियों को नहीं बचा सकती हैं, उनके खिलाफ तो आप लोगों में हमदर्दी होती है। उमर खालिद की बात करिए, शर्जील इमाम की करिए, ऐसे तमाम आरोपी होते हैं और सरकार के खिलाफ आप कोई भी अच्छा काम उनका याद नहीं रखते हैं, सिर्फ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिर खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। विकास जी, एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ती हूँ। लॉज का इस्तेमाल हुआ करता जो था। भाजपा को आप गाली देने की बात करिए, भाजपा को गाली दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्टी को गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंकर आनंद इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। शंकर, एक बार फिर से यही सवाल दोहराती हूं कि जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो सरकार को पक्षधर मानना कितना सही है? देखिए, इस वक्त मैं जेएनयू के मुख्य द्वार पे हूं और हमारे साथ में दो विशेष गेस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ में हैं, इनको भी समझते हैं। सबसे पहले उत्कर्ष, मैं आपसे बात करूंगा, फिर आपसे भी बात करेंगे। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, किस तरह से देखते हैं कहीं न कहीं जो एक ऐसी संस्था जो देश की सबसे बड़ी संस्था है एजुकेशन के क्षेत्र में, कहीं न कहीं नाम भी बदनाम हो रहा है, उस पर भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल बदनाम हो रहा है। जैसे हम भी बिहार से आते हैं, बिहार के एक छोटे से गांव से आते हैं। अधिकतर जगह जहां जेएनयू में जो रिसर्च का कार्य होता है, जेएनयू से जो एडमिनिस्ट्रेटर निकलते हैं, जेएनयू से अभी बड़े बड़े जो नेता भी निकलते हैं, हर तरह के जो भारत प्रशासनिक सेवा में निकलते हैं, उन सभी को छुपा देता है। क्योंकि कुछ ऐसे वामपंथी हैं जो अपने आप को जेएनयू को स्टेज बनाने के लिए जेएनयू का प्रयोग करते हैं और जेएनयू का नाम खराब करते हैं। यहाँ का जो अधिकतर विद्यार्थी है, साधारण विद्यार्थी, उनको कोई लेना देना नहीं है इस पूरे संज्ञान से, उनको कोई लेना देना नहीं, उसका वो सपोर्ट भी नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ लेफ्ट के ऐसे जेएनयू में भी जो जीते हुए एक दो पदाधिकारी हैं, उनको अपना राजनीति करना है, ऐसे समय में वो उसका प्रयोग करते रहते हैं। मैं आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अनुपमा है और यहाँ मैं कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रही हूँ। जिस तरह से यहाँ पे नारेबाजी हुई, विवादास्पद नारेबाजी हुई, देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के बारे में यहाँ पे नारेबाजी हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो ये लोग आरएसएस और एबीवीपी के अगेंस्ट में नारे लगाए गए या फिर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में नारे अगेंस्ट में लगाए गए। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके नारे लगाने से, लेकिन बात केवल नारे लगाने का नहीं है। बात है कि ये लोग जिस सपोर्ट में, ये लोग जो है वो उमर खालिद और शर्जील इमाम के सपोर्ट में नारे लगा रहे थे, वो प्रॉब्लमेटिक है।
ये समस्याएं तब होती है जब आप किसी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करता है। आपको भी पता होगा कि शरजील इमाम जो है वो भारत की जो 7 जो स्टेट है उसको तोड़ने को अलग करने की बात करने के उसमें अगेंस्ट में जो है वो उसमें जेल में है। और जो दिल्ली राइट्स के केस में उमर खालिद है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली अभी कल उनके जो बेल याचिका थी उसको खारिज की है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि लोग तो जेएनयू के मन से जब ये चुनाव होता है तो मन से ये लोग शरजील इमाम और उमर खालिद को रिहा करने की मांग करते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो अफजल गुरु की एडवोकेसी क्या करते थे। वो अफजल गुरु आतंकवादी था, उसको बाद में फांसी की सजा हुई है। तो यहाँ पे बात तब होती है कि जब जो लोग एंटी नेशनल, जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं भारत को अंदर से खत्म कर रहे, खोखला कर रहे हैं, ये लोग उनके समर्थन में एक प्रोग्राम करते हैं और वहां पर जाके ये लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर किसी व्यक्ति के विरोध में नारे लगाते हैं। जहाँ तक मुझे पता लग रहा है कि आप भी बिहार से हैं जी। जब ऐसी घटनाएं होती हैं, परिवार के कई लोग चिंतित होते होंगे, परेशान होते होंगे कि बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए, लिखने के लिए भेजा है, इतने दूर से आप आई हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं परिवार के लोग भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होती हैं, उस चीज़ को मैं समझना चाहता हूँ। जी, इस तरह की घटनाएं से न केवल जो फैमिली है वो तो परेशान होती ही है, उसके साथ साथ पूरे जेएनयू यूनिवर्सिटी का जो एक नाम है, जो एकेडमिक के क्षेत्र में जो इनका योगदान है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, और इस यूनिवर्सिटी का जो एक नाम है, एक कहते हैं कि जेएनयू एकेडमिक के क्षेत्र में आपको पता होगा कि विश्व के जाने मानी यूनिवर्सिटी में से हमेशा की रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे आता है। अब आप खुद बताइए, अगर इस तरह की यूनिवर्सिटी से में इस तरह के 1% ही लोग हैं, लेकिन उससे पूरी यूनिवर्सिटी का नाम खराब होता है। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ से पे अच्छे राष्ट्रवादी लोग भी यहाँ से, आपको पता होगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इतने सारे लोग जाते हैं, डिफेंस में इतने सारे लोग जाते हैं, जो कि वहाँ पे हमारे देश के जो फिनांस मिनिस्टर जो वही कि जो हमारे एस जयशंकर जी है वो यहाँ के हैं, निर्मला सीतारमण भी यहीं के लुमिनाए हैं। इतने बड़े बड़े और मतलब इतने अच्छे लोग यहाँ से निकले हैं, लेकिन इसके बावजूद जब भी हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में यही बात आता है कि हम लेफ्टिस्ट, एक लेफ्ट विचारधारा की बात करते हैं। तो यही दिखाता है कि किस प्रकार से 1% जो कहते हैं ना कि पूरे तालाब में अगर पूरे टोकरी में एक फल खराब हो तो सबको खराब कर देती है। तो ये वही लोग हैं जो 1% लोग हैं और पूरे यूनियन को। आपसे भी मैं बात करता हूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका, क्या पढ़ाई करें? मेरा नाम मनीषा डाबला है और मैं नैनो साइंस से पीएचडी की छात्रा हूँ। जिस तरह से पूरी घटना ये सामने आ रही है, एक तो पुराना मामला भी खत्म ही नहीं हुआ था, कल सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ से फैसला आता है जिसमें कि 5 आरोपी को कल जमानत, उसकी याचिका भी खारिज होती है, 5 को दी जाती है जमानत और 2, लेकिन उसके बाद जिस तरह से सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे नारेबाजी को अंजाम दिया जाता है, क्या आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा तबका है जो जेएनयू को बदनाम कर रहा है? जी बिल्कुल, अभी आप पूछ रहे थे ना, मैं पहले वो फैमिली वाली जो बातें हैं वो बताना चाह रही हूँ। जैसे क्योंकि मैंने डीयू से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मेरा मन था कि मैं मास्टर्स जेएनयू से करूँ, तो उस टाइम पे मेरे पिताजी ने मना कर दिया था कि नहीं, जेएनयू से नहीं करना है, क्योंकि जेएनयू इतनी बदनाम यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे 17-18 के टाइम पे, क्योंकि वो तो पीक पॉइंट था। तो वही है कि और जब मेरे पेरेंट्स ने इतना मतलब सोचे समझे समझदार इंसान है, वो मना कर सकते हैं, तो जो बाकी देश दुनिया में जो रह रहे हैं लोग, वो कैसी इमेज बना के रखते हैं। दूसरा, इस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई है वो इतनी सस्ती है, तो जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाहते हैं सस्ती शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, वो यहाँ से वंचित रह जाते हैं। और ये अगर मैं देखा पूरा, अगर मैं 8000 लोग हैं जेएनयू में, 8000 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से देखा जाए 100 लोग मुश्किल से ऐसे जो कारनामे, ऐसे गंदे कारनामे इसको जेएनयू को बदनाम करने के वो लोग करते हैं, और उसकी वजह से पूरे जेएनयू का बदनामी झेलनी पड़ती है। निश्चित तौर पे जिस तरह से जेएनयू के इन युवाओं को हम लोग सुन रहे थे, जिस तरह से ये बता रहे हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जिसके चलते इनका जो संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान है, वो उस पर कहीं न कहीं सवाल उठ रहा है। और हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से जेएनयू प्रशासन ने इस मामले पर एक शिकायत भी दिल्ली पुलिस को भेजा है, 30 से 35 ऐसे छात्रों के बारे में जिक्र किया है, और देखना लाजमी होगा कि उसके बारे में जिस तरह से तमाम जानकारी दिया गया है, आने वाले दिनों में इस मामले पर दिल्ली पुलिस के द्वारा भी FIR जल्द ही रजिस्टर्ड किया जा सकता है। ठीक है शंकर, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।